हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग पहले पाठ के जो प्रश्न छूटे हुए थे संस्कृत के उसको देख लेते हैं। मैं हूँ कीर्ति यादव। चलिए शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न हमारा है, देखिए, वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थिता, या वाराणसी नगरी कस्य कूले स्थिता। तो इसका आंसर होगा गंगाया नद्या ये कश्या की जगह पे हम गंगाया लगा देंगे और कश्य गंगाया नद्या कूले स्थिता, ये होगा इसका उत्तर। और अगला उत्तर है, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। वाराणसी कस्या भाषायाः केंद्रम अस्ति। ये प्रश्न है, वाराणसी कस्या भाषायाः केंद्रम अस्ति। तो यहाँ पे कस्या की जगह पे लिखेंगे संस्कृत भाषाया केंद्रम अस्ति, ये लिखेंगे हम। अगला देख लेते हैं। अगला है तीसरा प्रश्न हमारा, कुत्र मरणं मंगलम भवति। तो कुत्र मरणं मंगलम भवति, कुत्र की जगह पे हम लिखेंगे वाराणस्याम मरणं मंगलम भवति, ये होगा हमारा उत्तर। चौथा प्रश्न है, वाराणसी किमर्थ प्रसिद्धा, और है वाराणसी नगरी केषां कृते लोके विश्रुता अस्ति। वाराणसी नगरी केषां कृते लोके विश्रुता अस्ति, केषां की जगह पे और किमर्थ हम लिखेंगे विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विश्रुता अस्ति। या फिर यहाँ से चौथे प्रश्न में देख लीजिए, वाराणसी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते प्रसिद्धा अस्ति। और इस अथवा वाले प्रश्न में है, वाराणसी नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विश्रुता अस्ति। अब अगला प्रश्न है, वाराणसी कस्या केंद्र स्थली। तो यहाँ पे लिखेंगे हम संस्कृत भाषायां केंद्र स्थली अस्ति। छठवां प्रश्न है, वैदेशिका किमर्थ वाराणसीम आगच्छन्ति। विदेशी लोग वाराणसी क्यों आते हैं। तो संस्कृत भाषायाम अध्ययनाय, संस्कृत भाषाया ऐसे आप लिख दीजिए, गिरवाणवाण्या
गिर्वाण वाण्या अध्ययनाय। उम्मीद है आप लोग इसको समझ रहे होंगे। इसमें लिखने में थोड़ी सी परेशानी हमको हो रही है, लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा, जो हम बोल रहे हैं उसको लिखिएगा। अगला है वाराणस्यां कति विश्वविद्यालयाः सन्ति। तो वाराणस्यां कति विश्वविद्यालयाः सन्ति? 3 है ना। संस्कृत विश्वविद्यालय और BHU 1 है और काशी विद्यापीठ है। तो कति की जगह पे लिखेंगे त्रयः या त्रीणि भी लिख सकते हैं हम। त्रीणि 3 विश्वविद्यालय हैं। दारासिकोह अत्रागत्य केषाम् अध्ययनम् अकरोत्। केषाम् की जगह पे हम लिखेंगे 8वां में भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम् अकरोत्। दारासिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम् अकरोत्। अब अगला प्रश्न है 9वां। दारासिकोह कस्यां भाषायाम् उपनिषदाम् अनुवादम् अकारयत्। दारासिकोह ने किस भाषा में उपनिषदों का अनुवाद करवाया? तो कश्याम की जगह पे लिखेंगे पारसी भाषा में करवाया था। वाराणसी कस्य संगम स्थली अस्ति। वाराणसी किसकी संगम स्थली है? तो यहाँ पे लिखेंगे विविध धर्माणाम। विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है काशी। विविध धर्माणाम संगम स्थली वाराणसी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। अगला प्रश्न है 11वां, देखिए। वाराणसी कानि वस्तूनि प्रसिद्धानि सन्ति। वाराणसी की कौन सी वस्तुएं प्रसिद्ध हैं? तो हमने पढ़ा था कौशेय शाटिका प्रस्तर मूर्तयः, ये सब पढ़ा था ना। तो उसी को लिखेंगे वाराणसी कौशेय शाटिका प्रस्तर मूर्तयः च, यहाँ पे विसर्ग लगा देंगे, प्रसिद्धानि सन्ति। वाराणस्यां कौशेय शाटिका प्रस्तर मूर्तयः च वस्तूनि प्रसिद्धानि सन्ति। अगला है वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता। तो कुत्र की जगह पे लिखेंगे गंगाया नद्या कूले। वाराणसी नगरी गंगाया नद्या कूले स्थिता अस्ति। विविध धर्माणां संगम स्थली कह नगरी। वाराणसी नगरी। आप जानते हैं संगम स्थली कह अस्ति। तो यहाँ पे लिख देंगे 13वां प्रश्न में वाराणसी। कस्या शोभां
विलोक्य पर्यटका बहु प्रशंसन्ति। गंगा के घाटों की शोभा को हमने पहले ही पढ़ा है, तो लिखेंगे गंगाया घट्टानाम शोभाम तो लिखा है यहाँ पे, चलिए इसको भी लिख ही लेते हैं। शोभाम विलोक्य पर्यटका बहु प्रशंसन्ति, ये होगा हमारा उत्तर। अब अगला है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्या नगर्या विद्यते, तो लिखेंगे वाराणस्याम। कस्या की जगह पे लिखेंगे वाराणस्याम नगर्या विद्यते। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणस्याम नगर्या विद्यते। अगला है वाराणसी नगरी के साम संगम स्थली अस्ति, तो ये प्रश्न पहले ही वाले प्रश्न की तरह से है, तो लिखेंगे 16 में भी विविध धर्माणाम। अगला है वैदेशिका पर्यटका कस्या शोभा अवलोक्य वाराणसीम बहुने प्रशंसन्ति, ये भी सेम ऊपर वाले प्रश्न की तरह है, 14वें प्रश्न की तरह, दोनों प्रश्न सेम ही हैं, तो लिखेंगे कस्या की जगह पे लिखेंगे गंगाया घट्टानाम, दोनों में उत्तर सेम रहेगा। 14 और 17 में, और 16 और 10 में सेम उत्तर रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ये अनुवादात्मक प्रश्न है जो हमने पढ़ा दिया है पहले ही, पाठ का अनुवाद बता दिया है, इसको आप खुद करेंगे। आगे है संस्कृत में अनुवाद कीजिए। संस्कृत में अनुवाद कीजिए, इसको हम नहीं करवाएंगे, ये आपकी किताब में ही पीछे पूरा अनुवाद इसका दिया हुआ है हर पाठ का लिख के, तो उससे आप पढ़ लीजिएगा। अगला हम व्याकरणात्मक प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न है देशेभ्य, कारण सहित विभक्ति बताइए। तो कारण सहित विभक्ति बतानी है पहला ही शब्द है देशेभ्य। देशेभ्य में विभक्ति बतानी है, इसमें है सबसे पहले चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी और पंचमी दोनों हैं, चतुर्थी और पंचमी दोनों हैं। तो देशेभ्य में चतुर्थी पंचमी दोनों हैं। कारण इसका है संप्रदान और अपादान, अलग होने के अर्थ में, दोनों अर्थों के कारण यहाँ पे चतुर्थी या पंचमी विभक्ति है। तो जैसे हमारे पाठ में दिया है ना, सुदूरेभ्य देशेभ्य, तो अलग होने के अर्थ में है, इसलिए हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे अपादान कारक का, अर्थात पंचमी का, पंचमी विभक्ति। चलिए और देख लेते हैं दूसरा अध्ययनाय। अध्ययनाय में देखेंगे चतुर्थी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति इसमें है। तो के लिए अर्थ के कारण
अध्ययन के लिए, है ना, अध्ययन के लिए यहाँ पे आते हैं चतुर्थी विभक्ति। अध्ययन के लिए के कारण यहाँ पे चौथी विभक्ति लगी है। यह है संप्रदान कारक की वजह से। अगला है स्वीयान। स्वीयान में है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का की के कारण, संबंध के कारण, इसका कारण है, इसमें षष्ठी विभक्ति लग रही है। अगला है गंगाया। गंगाया में भी षष्ठी विभक्ति है। गंगाया में षष्ठी विभक्ति इसमें भी है। इसका भी कारण वही है, संबंध कारक के कारण, काके की रारेरी, है ना, उसकी वजह से, संबंध कारक की वजह से इसमें षष्ठी विभक्ति लगी है। अगला है कूले। कूले में है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति और अधिकरण, अधिकरण कारक है इसमें। इसका जो कारण है वह है में, पर या ऊपर होता है ना, इसलिए इसके अर्थ में ये प्रयोग हुआ है। जैसे गंगा के कूले मतलब किनारे पर, किनारे पर, इसलिए इसमें सप्तमी विभक्ति लगेगी। चलिए ये हम लोग देख लेते हैं संधि विच्छेद को। पहला है अत्रागत्य। इसका संधि विच्छेद होगा अत्र धन आगत्य। अत्र धन आगत्य, इसका नियम भी हमको लिखना है ना। तो अत्र में है अ और इसका है आ, और आ मिलके आ हुआ है, बराबर आ हो गया है। तो इस प्रकार से इसका नियम बनेगा। ये आ आके त्र में जुड़ेगा और गत्य इसमें जुड़ जाएगा, त्रागत्य हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला, वलयाकृति। वलय धन आकृति। वलय धन आकृति, ये होगा इसका संधि विच्छेद। इसका भी नियम यही है, अ है और धन आ बराबर आ हो गया है। वागधारा। वागधारा में हम देखेंगे वाक धन धारा। अब इसमें क्या है, इसमें क है, वो भी आधा है, और इसमें ध है। तो इसमें है व्यंजन संधि है। इसका नियम बहुत बड़ा है, उसमें मैं लिख नहीं पाऊंगी, लेकिन आपको बता दे रही हूँ अगर आप लोगों को याद रहे तो। जैसे किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण, जैसे क, च, त, ऐसे वर्णों के बाद अगर किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आता है, तो जैसे ग, घ और ऐसे जो तीसरे चौथे हर वर्ग के वर्ण अगर आते हैं, जैसे च, छ, ज और झ, ज और झ अगर आता है, ऐसे ग और घ आता है, तो यहाँ पे जो वर्ग का पहला वर्ण होगा उसके स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाएगा। जैसे क वर्ग का ये पहला वर्ण है क, तो क के बाद क्या आएगा दूसरा वर्ण ख।
ख आएगा ना, उसके बाद आएगा ग, तो ये ग हो जाएगा। यहाँ पे वा वाक क की जगह वाक के, यहाँ पे क की जगह ग होगा। अब ये क आधा है तो क आधा ही रहेगा। धारा, तो क्या होगा, वाक वाग हो गया, और ये धारा पूरी ऐसे ही आ जाएगी, हो गया वागधारा। इस प्रकार से इसका नियम बनेगा और इसमें होगी व्यंजन संधि। चलिए फिर हम आज इस पाठ को समाप्त करते हैं। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।